ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वेव मोशन, और कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग में वेव की स्पीड क्या होती है, दैट इज अंडर रूट टी बाय म्यू। एक क्वेश्चन भी किया था हमने शायद। अब हम फर्दर और क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो एक लिफ्ट है, इसमें एक ब्लॉक जिसका मास है m, और लिफ्ट जो है a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, तो इस स्ट्रिंग में वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो इस पे ऊपर लग रहा है टेंशन। टेंशन की वैल्यू क्या होगी? एक तो लग रहा होगा mg, और एक लग रहा होगा सूडो फोर्स, दैट इज ma। तो टेंशन बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। तो वेव स्पीड v बराबर अंडर रूट टी बाय म्यू, तो ये हो जाएगा g प्लस ए बाय म्यू का अंडर रूट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रोप है, मैसिव रोप, मतलब इस रोप का भी बहुत मास है। इसका टोटल मास दे रखा है m, और इसकी लेंथ है l। नीचे वाला जो पॉइंट है बॉटम वाला, ये a है, और ये वाला पॉइंट है b। क्वेश्चन है, a jerk is produced at bottom, find velocity at distance x from bottom। A jerk is produced at bottom, find velocity of wave at x distance from bottom। तो x डिस्टेंस पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, बॉटम से x डिस्टेंस। मान लो ये वाली, यहां पर स्पीड कितनी होगी फाइंड करना है मुझे x डिस्टेंस पर। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इस x डिस्टेंस पर टेंशन कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी टेंशन आ रही है। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो क्या इतनी स्ट्रिंग के मास के बराबर होगा, mg के बराबर। तो पहले तो इस पे म्यू निकाल लेते हैं। म्यू म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। इसका मास सपोज करो स्मॉल m, तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? यह है पर यूनिट लेंथ का मास। x लेंथ की स्ट्रिंग का मास होगा म्यू x। कितना होगा? म्यू x। टेंशन कितनी हो जाएगी? T इक्वल टू mg। mg की वैल्यू पुट कर दो, m कितना है? म्यू x इंटू जी। नाउ वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर क्या होता है? अंडर रूट टी बाय म्यू। टी की वैल्यू पुट करो, म्यू एक्स जी बाय म्यू। अब देखोगे म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो स्पीड बराबर जो आया वो आया अंडर रूट एक्स जी। तो दिस इज द स्पीड ऑफ वेव एट
x डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। यहां पर आप देखोगे कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि x बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, साउंड उसकी वेव की स्पीड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है मतलब यहां पर एक्सीलरेशन भी है। इट मींस देयर इज अ एक्सीलरेशन, यहां पर एक्सीलरेशन भी होगा। इट मींस देयर इज एन एक्सीलरेशन। नोट कर लिया ये? यस सर। Yes, sir. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मान लो एक पल्स जनरेट हुई, उस पल्स को ए से बी तक जाने का समय क्या होगा? एक पल्स जनरेट हुई, उस पल्स को ए से बी तक जाने का समय क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन इसी में, फाइंड टाइम टेकन बाय अ पल्स टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा? आपको किसी भी एक्स डिस्टेंस पर स्पीड पता है क्या? स्पीड से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। आपको v पता चल गया कि v हो है अंडर रूट एक्स जी, और v बराबर ये होता है dx बाई dt होता है क्या? क्या v को dx बाई dt लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. Displacement by. अंडर रूट एक्स बाई जी, एक्स जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा, रूट एक्स को जब भी इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो सेम टर्म को सेम साइड रखते हैं, dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स इक्वल टू रूट जी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे टाइम जीरो, टाइम पे पोजीशन थी जीरो, टी समय बाद ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, एल। ए से बी तक एल है तो जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करेंगे तो 1/√x का इंटीग्रेशन आता है x की पावर -1/2, क्या हो जाएगा, +1 x की पावर 1/2 और 2 आगे आ जाएगा, लिमिट जीरो से लेके एल तक, और यहाँ पे आ जाएगा रूट जी, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो 2√L इंटू रूट जी, तो टाइम बराबर हो जाएगा √L/g। यह आंसर होना चाहिए। बोलो आया समझ में? यस सर। नोट कर लो इसको। अब निकालना है पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा। थर्ड पार्ट है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। मैंने बोला अभी एक्सीलरेशन हो रहा है तो कितना एक्सीलरेशन होगा वो निकालना है।
आपको v पता चल गया, v वेव की स्पीड अंडर रूट एक्स जी, इसका स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर हो जाएगा एक्स जी। ठीक है, v स्क्वायर मिल गया। अब क्या करो, उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v dv बाई dx, और यहां पर g कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो g आएगा सिर्फ v dv बाई dx। क्या ये एक्सीलरेशन होता है? Yes, ये हो sir. जाएगा एक्सीलरेशन, a बराबर हो जाएगा g बाई 2। तो यहां पर देखोगे कि जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू आ रही है कांस्टेंट, तो यहां से जो वेव चल रही है वो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो जैसे पल्स जो थी वो पल्स यहां से यहां तक गई, तो जो सेकंड पार्ट किया था मैंने कि इस वेव को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मुझे इसका एक्सीलरेशन पता चल गया g बाई 2 से, तो मैं डायरेक्टली इसको डिस्टेंस पता है, तो जो सेकंड पार्ट था मैं उसको ऐसे भी कर सकता था, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो भी आंसर सेम आता है। s की जगह लिखते हैं l, ut 0, हाफ एक्सीलरेशन की जगह लिखते हैं g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करोगे देखो t बराबर 2 रूट l बाई जी आएगा। तो सेकंड पार्ट एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो सेकंड पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अगेन एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वही मैसिव रॉड है, m मास है, l लेंथ है इसका। यहाँ पर क्या एक स्टोन है, एक पत्थर है, a jerk is produced at bottom, a jerk is produced at bottom, एक जर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बॉटम एंड, एंड साइमल्टेनियसली stone is dropped, stone is dropped। ठीक है, यहाँ पे जर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी समय एक स्टोन ऊपर गिरा रहे हैं ऊपर से, तो मुझे पता करना है कि कहां पर और कब वो पल्स, जो पल्स जनरेट होगी और ये स्टोन आपस में मिलेंगे। फाइंड व्हेन एंड वेयर, कहां, कब और कहां पर पल्स एंड स्टोन विल मीट, कब और कहां पर मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड, मैं मान लेता हूं
कि नीचे से x डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, नीचे से x डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, तो स्टोन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं, मान लो ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस एक्स। तो स्टोन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। वेव की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। 0। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितनी? x। और इसने फॉर स्टोन के लिए देखो डिस्टेंस s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दूं। s क्या है इसमें? l माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a की जगह क्या लिखूंगा? स्टोन जो है कितने से आ रहा है? g से। जी। जी टी स्क्वायर, ये तो हो गया स्टोन के लिए। फॉर पल्स, पल्स के लिए पल्स का एक्सेलरेशन कितना है? अभी निकाला था हमने, g/2। पल्स का g/2। g/2 आया था। पल्स के सर लिए हो जस्ट जाएगा, का मतलब तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा ना? किसका मतलब? जस्ट नहीं, का जर्क, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसमें जर्क, जर्क तो वो क्वांटिटी है जिसमें हाँ एक्सेलरेशन वेरी करता है। जर्क का मतलब यहाँ पे एक झटका, जर्क का मतलब है यहाँ पर, जो जर्क का मतलब है दैट इज एक झटका, एक झटका दिया, ठीक है, और फिर वेव जनरेट हुई। तो देखो पल्स के लिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, जी की जगह लिखूंगा g/2, टाइम तो टी स्क्वायर ही लिखूंगा सेम। दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट मत करो, डिवाइड कर दो। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो l माइनस एक्स बाई एक्स, हाफ जी कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, यहां पर है g/2, तो ये हो जाएगा 1/2, नहीं 1/2 नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2/1, तो x इक्वल टू आएगा l/3। तो बॉटम से ये l/3 डिस्टेंस में मिलेंगे, समझ गए? डिस्टेंस मिल गया तो कितना टाइम Yes, निकाल sir. लोगे? x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, टाइम मिल जाएगा। तो कितने टाइम में मिलेंगे ये? t बराबर टी स्क्वायर, 2 × 4 l g/3, तो t बराबर 2√l/3g। क्या यही टाइम आएगा? देखो कितने टाइम बाद मिलेंगे ये? Yes, sir. ठीक, समझ गए? सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड हम लोग रिलेटिव मोशन से, हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था, वहां पर भी इस तरह के सवाल किए थे कि एक स्टोन को ऊपर से गिरा रहे, एक स्टोन को नीचे से फेंक रहे। तो यहाँ पर भी वही केस हो रहा है कुछ। यस सर। Yes, sir. तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, स्टोन आ रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0, यहां से पल्स चल रही है, वेव ऊपर जा रही है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। हाँ एक्सीलरेशन बोलूं, इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है g/2। तो अगर मैं इस पल्स के रेस्पेक्ट में वेव इक्वेशन देखूं, स्टोन का एक्सीलरेशन 0 मान लेता हूं,
अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन देखूं तो वेव का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों एक्सेलरेशन ऐड हो जाएंगे, g प्लस g/2 हो जाएगा क्या एक्सेलरेशन? u तो 0 होगा, बात समझ में आ रही है? रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा पल्स का विथ रेस्पेक्ट टू स्टोन? ये किसका है? पल्स का विथ रेस्पेक्ट टू स्टोन। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? स्टोन के रेस्पेक्ट में इसको कितना चलना पड़ा? तो स्टोन के रेस्पेक्ट में इसको एल डिस्टेंस चलना पड़ा, क्योंकि स्टोन तो वहीं पे रुका हुआ है। इसको रेस्ट में कंसीडर करेंगे हम लोग। तो एल बराबर, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या ए रिलेटिव टी का स्क्वायर यू रिलेटिव एस रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना है? एल। यू रिलेटिव कितना है? 0। हाफ ए रिलेटिव कितना है? 3g/2 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां से टी आ जाएगा आपका 2 बाहर, अंडर रूट एल अपॉन 3g। ठीक है, टाइम आ जाएगा आपका अंडर रूट, वही सेम टाइम मिल गया। टाइम मिल गया तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कि कहां पर दोनों मीट करेंगे। डिस्टेंस तो हमेशा फिर उसमें रिलेटिव नहीं लगाते डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि टाइम जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह के सवाल स्ट्रिंग वेव पर आप लोग कर लोगे ना। यस सर। अब आता है जो स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग में जो वेव बन रही है उसमें कितनी एनर्जी होती है? तो एनर्जी निकालेंगे हम लोग। अगर कोई स्ट्रिंग में वेव चल रही है तो उसमें कितनी एनर्जी है? एनर्जी इन ट्रेवलिंग वेव। एनर्जी इन ट्रेवलिंग वेव। किसी वेव में कितनी एनर्जी होती है ट्रेवलिंग वेव में, वो निकाल रहे हैं। तो देखो मान लो ये वेव है, ऐसे ट्रेवल कर रही है इधर। तो देखो इधर वाले जो पार्टिकल थे, ये स्ट्रिंग जो थी, स्ट्रिंग पहले स्ट्रेट थी, फिर इसमें इसने वेव की शेप, इसकी जो शेप है वो ऐसी कुछ हो गई। तो यहाँ पर जो दो पॉइंट थे ए और बी, और यहाँ पर देखो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी थोड़ी सी, कर्व पास हो गया ना, यस सर। तो ये स्ट्रेच हो गया। तो स्ट्रेच होने के कारण, किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। यस सर। यस तो सर। इस वेव में काइनेटिक एनर्जी तो आ रही है किसके कारण? जो पार्टिकल है उनके मोशन के कारण, पार्टिकल्स के मोशन के कारण। और जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो डिपेंड कर रहा है कि वो कितने अमाउंट में स्ट्रेच हो रहा है। ड्यू टू अमाउंट स्ट्रेच, ड्यू टू अमाउंट स्ट्रेच्ड, कितना वो स्ट्रेच हो रहा है उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। अब देखो इसी चीज की मैं बात करूंगा, इसी को
दोबारा से हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें वर्क कर रही। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है, ये स्ट्रिंग थी ना, स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे लग रही है, एक टेंशन ऐसे, एक टेंशन ऐसे। ये छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का, कितनी लेंथ का, डीएल। DL. और अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में पहले ये dx था और इसकी लेंथ बढ़ के dl हो गई। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा होगा, ये इसका y कंपोनेंट dy और x कंपोनेंट जो है dx होगा, और इसका मास जो लेंगे dl, इसकी लेंथ ले लिया, मास कितना ले लिया इसका मैंने, dm। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. पहले इसकी लेंथ dx थी, अब स्ट्रेच होकर dl हो गई। यहाँ पर ये dy हाइट पर है और ये dx है, और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का म्यू दे रखा है। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं कि इस डीएल लेंथ में। सबसे पहले तो डीएम निकालो, डीएम बराबर कितना होगा, इस पार्टिकल का मास कितना होगा। क्या डीएम बराबर, एक्चुअल में पहले ये डीएक्स लेंथ था, डीएक्स से स्ट्रेच होकर डीएल हो गया, तो क्या डीएम बराबर म्यू डीएक्स होगा या डीएल होगा। डीएम बराबर म्यू डीएल होगा कि डीएक्स होगा। डीएल ना होगा सर। म्यू डीएक्स होगा ना। एक्चुअल में पहले वायर ऐसे था, वही स्ट्रेच होकर ऐसे हो गया, तो हम जब वायर ऐसे था तब की लेंथ ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इस छोटे से पीस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी डी के मान लिया, डी के बराबर हाफ डीएम वीपी स्क्वायर। वीपी मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी, डी के बराबर हाफ डीएम की वैल्यू रखो, म्यू डीएक्स इंटू वीपी का स्क्वायर। वीपी वैसे हम लोगों ने निकाल लिया था, इसको रब कर रहा हूं मैं। हमें पता है कि जो वेव है, इस वेव की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही इक्वेशन है इस वेव की। और पार्टिकल की sir. वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी बराबर डेल वाई अपॉन डेल टी, किसी भी एक्स डिस्टेंस पर एक्स कांस्टेंट हो। तो ये आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही थी पार्टिकल की वेलोसिटी। यस सर। इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसकी हाफ म्यू डीएक्स ए का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो डीके बाय डीएक्स करते हैं। डीके बाय डीएक्स का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। डीके बाय डीएक्स ये हो जाएगा हाफ म्यू